बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? हमारे पास कौन सा ऐसा है जो कि सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन की बात कर रहा है, तो सेल थ्योरी के अंदर आप हमेशा ये कहते हो कि सेल थ्योरी एप्लीकेबल होती है किसके लिए? सेल के लिए, चाहे वो सेल आपके पास यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, तो वो सेल तो है ना, तो सेल थ्योरी उसको एक्सप्लेन करेगी। जैसे देखो, हमारे पास ई कोलाई, ये ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सेल है। बकाटा, ये भी बेटे सेल है। ठीक है, दैट इज अ सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर हीमोफिलस सेपियंस, सॉरी होमोसेपियंस हम इसको बोलते हैं, ये भी बेटे इस सेल को स्पेसिफाई करता है, सेल है। रेटिरो वायरसेस, वायरसेस जो होते हैं ये ए सेलुलर एंटिटीज होते हैं, और हर वो चीज़ जो कि ए सेलुलर है वो कभी भी सेल थ्योरी को जस्टिफाई करती ही नहीं। तो हमारे पास फिर आंसर क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन बी, रेटिरो वायरसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इट सर्व्स एज अ साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की साइट कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइट ज़रूर है, क्योंकि इसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो पढ़ रहे होते हैं मीजोजोम्स ना, और ये मीजोजोम्स आपके पास रेस्पायरेशन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होता ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आंसर नहीं होगा। न्यूक्लियस भी इसमें नहीं होता। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो वेरियस केमिकल रिएक्शंस की साइट है, इस वजह से बेटे हम आंसर लगाते हैं ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर? हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉट लिखा हुआ है, दैट इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो देखो बेटे, हमारे पास वैक्यूल डबल मेम्ब्रेनस है? नहीं, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स आपको नज़र आती हैं। क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, आपको दो मेम्ब्रेन्स नज़र आती हैं और सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको इन्वेलप बोलते हैं। न्यूक्लियस ये भी बेटे हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस होता है। सो बचेगा क्या? दैट विल बी ऑप्शन ए, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के पास मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल्स इज ड्यू टू। बहुत आसान है, बताओ ज़रा, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल किस वजह से है? चलो देख लेते हैं। प्लांट सेल, क्या ये साइटोस्केलेटन की वजह से है? नहीं। क्या ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से है? नहीं। क्या ये वैक्यूल की वजह से है? नहीं। क्या ये सेल वॉल की वजह से है? बिल्कुल, सेल वॉल जो होती है ना, ये हमारे पास इस शेप को मेंटेन कर रही होती है, और इसी के साथ हम ये भी कहते हैं कि ये सेल वॉल जो होती है वो ऑस्मोटिक जो लाइसेस होती है उससे भी बचाती है बेटे। तो आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ फंजाई कंटेन्स। हमारे पास फंजाई की सेल वॉल क्या कंटेन कर रही होती है? क्या इसमें सेलुलोज होता है? हरगिज नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते, जैसे ओमाइकोटा है या आपके पास मिक्सोमाइकोटा है, जिसको वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, तो उसके लिए तो ऐसे ही हो सकता है, बट दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट, दे आर नॉट फंजाई। पेप्टाइडोग्लाइकेन है? नहीं। ठीक है, क्या ग्लाइकोजन होता है? नहीं, ग्लाइकोजन स्टोरेज है, ये कभी भी स्ट्रक्चरल नहीं होता। काइटन हमारे पास स्ट्रक्चरल है, और हम आंसर भी बेटे लगाते हैं ऑप्शन बी को, दैट इज काइटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राइमरी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? ठीक है,
और उसमें एक्सेप्शन बतानी है, मतलब ऐसी चीज़ बतानी है जो कि हमारे पास इसमें नहीं होती। चलो बताओ ज़रा, प्राइमरी सेल वॉल के पास सेलुलोज होता है? बिल्कुल होता है। क्या हेमी सेलुलोज होता है? बिल्कुल होता है। यानी ए और सी तो आंसर नहीं हो सकते। क्या इसमें पेक्टिन होता है? बताओ, बिल्कुल होता है। आपको पता है ये पेक्टिन जो है वो एप्पल के जो आपको छिलके नज़र आते हैं उसके अंदर भी होता है, पील जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सिलिका बेटे इसमें नहीं होता। सिलिका आपको सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर नज़र आता है। इस वजह से हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। ठीक हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनिमल सेल इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ बैक्टीरियल सेल? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है एनिमल सेल में जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होता? चलो देखते हैं, ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। डीएनए बेटे दोनों के पास ही होता है। हाँ, फर्क एक जरूर है, वो ये कि हमारे पास अगर लीनियर डीएनए की बात करें ना, तो लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल के साथ एसोसिएटेड होता है। और अगर हम सर्कुलर डीएनए की बात करें तो सर्कुलर डीएनए एसोसिएटेड होता है प्रोकैरियोटिक के साथ, ठीक है। राइबोसोम्स भी दोनों में ही होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था इसमें एक साइज होता है 70s का जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रोकैरियोटिक के साथ। और एक साइज है 80s जो किसके साथ एसोसिएटेड है? यूकैरियोटिक के साथ। यानी दोनों में मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन ये भी बेटे आपके पास दोनों में ही नज़र आती है। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस आपको नज़र आता है, दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये बेटे एनिमल सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी एब्सेंस की बात करें तो दैट इज नॉट सीन और एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होता। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फिर? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। कोठारी बेटे बात समझ में आई? आता माजी सटकली चलो स्टे कॉन्फिडेंट बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज इज यूजली प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल? अब देखो सवाल ये है कि कौन सा ऐसा है जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको किसके अंदर नजर आता है? एनिमल के अंदर, प्लांट में नहीं होता, ठीक है। प्लास्टिड्स, फिर ऑप्शन बी में प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो प्लास्टिड्स जो हैं दे आर जस्ट फाउंड इन प्लांट सेल्स। ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रियोल्स। तो देखो सेंट्रियोल्स भी सिर्फ और सिर्फ किस में नजर आते हैं? एनिमल सेल के अंदर नजर आते हैं। फिर ऑप्शन डी है हमारे पास, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। हाँ, ये सही होगा क्योंकि ये तीनों ही हमारे पास दोनों तरह के सेल्स, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इन दोनों में नजर आते हैं। सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया? चलो क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट है सेल्स विदाउट न्यूक्लियोलाई डाई बिकॉज दे डू नॉट पोसेस। अब देखो न्यूक्लियोलाई के बगैर ये मर जाते हैं, क्यों? आपको पता है ना कि न्यूक्लियोलाई हमारे पास क्या होता है? दैट इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलाई को हम लोग क्या लेबल करते हैं? दैट इज लेबल्ड एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। बेटे हम इसको राइबोसोम्स की फैक्ट्री बोलते हैं और राइबोसोम्स फिर प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज दे डू नॉट पोसेस सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल्स का इसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है, इस वजह से हम ये तो आंसर नहीं लगाएंगे ना। फिर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स एंड आर अनएबल टू डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट। अच्छा, ये भी गलत है बेटे, ये भी आपके पास, क्योंकि लाइसोसोम का इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। फिर है राइबोसोम्स एंड आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज न्यूक्लियोलाई का राइबोसोम्स के साथ तो ताल्लुक है और अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसके पास प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए।
ऑप्शन डी देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आर अनएबल टू ऑब्टेन एनर्जी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियोलाई का माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, सो देयर इज नो ताल्लुक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट इन, किस में मौजूद होती है? लिपिड बाइलेयर हमारे पास मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन में, बिल्कुल ठीक है। दैट इज फाउंड इन क्रिस्टे, बिल्कुल ठीक है। दैट इज फाउंड इन सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। दैट इज फाउंड इन ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल, बहुत आसान सा था कि ये सब में ही मौजूद होती है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम गेट। अच्छा, गेट जो है ना, ये आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के साथ नहीं है, इसका मतलब ये कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकती और सी भी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी देखो, अच्छा ये डी भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर भी गेट है। पंप्स जो होते हैं ना बेटे, ये हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो डेफिनेटली हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1955 बाय, बहुत आसान से भाई, ये किसने डिस्कवर किए थे? 1955 के अंदर हमारे पास पैलेड ने किए थे, ठीक है। तो देखो ज़रा पैलेड कहाँ पर है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। ड्यूड्यूब ने लाइसोसोम और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर किए थे। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस, पैलेड ने किया था, और आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज, वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू इट्स वेरी हाई, इसकी बहुत हाई कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर? क्या ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन नेचर है? नहीं। क्या ये हीट कैपेसिटी है? बिल्कुल, ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करती है। आयनिक प्रॉपर्टीज भी नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज भी नहीं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर दैट इज बीटा। ओके, नेक्स्ट है, ग्लिसरल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है भाई ग्लिसरल्डिहाइड? क्या ये एल्डोटेट्रोज की एग्जाम्पल है? बेटे टेट्रोज बोलते हैं 4 कार्बन वाली शुगर को, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। फिर कीटो पेंटोज, पेंटोज बोलते हैं 5 कार्बन वाली। एक बात तो क्लियर है कि ग्लिसरल्डिहाइड एल्डो होती है, कीटो नहीं होती, तो कीटो वाला तो हम यहाँ से निकाल ही देंगे ना। तो बचता क्या है? एल्डो है, और एल्डो में ट्राइयोज होती है, तो आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। डन। ओके, नेक्स्ट है, डैश हैज अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज एंड इज जनरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है, इट्स हॉट, गर्म पानी के अंदर जो है ये आपके पास सॉल्युबल होता है। चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एमाइलोज, ऑप्शन सी है एमाइलोपेक्टिन, ये तो इनसॉल्युबल है ना, ग्लाइकोजन भी इनसॉल्युबल, काइटिन भी, तो हम आंसर लगाते हैं एमाइलोज को, ऑप्शन ए सही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्ट्रक्चर इज रिच सोर्स ऑफ स्टार्चेस? तो देखो, स्टार्चेस का रिच सोर्स जो होता है ये हमारे पास बेटे सिरल्स होते हैं, तो हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए सिरल्स। कॉटन प्योर फॉर्म में सेलुलोज की, सेम फॉर वुड एंड सेम फॉर पेपर, ये सेलुलोज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, स्टार्चेस के लिए नहीं है, लिहाजा आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है, अल्फा कार्बन है, एक साइड पे ये आर है, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है। द स्ट्रक्चर गिवन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ, अच्छा देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटे अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जब मिलते हैं ना, तो अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के मिलने से बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग बेटे यहाँ पर आंसर लगाएंगे दैट विल बी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। लिपिड्स तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता,
वाइटामिन्स भी नहीं होता, बिकॉज वाइटामिन के अंदर न्यूक्लिक एसिड की बेसिक फॉर्म जैसे डाई न्यूक्लियोटाइड को हम लोग लिख रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर आएगा प्रोटीन्स, दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेटे, इन सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन। तो हम लोगों ने पढ़ा था ईच बीटा चेन, ठीक है। ईच बीटा चेन के अंदर अगर हमारे पास ये ग्लूटामिक एसिड जो होता है, अगर ये रिप्लेस कर जाए वेलिन के साथ, देखो ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और अगर वेलिन इसकी जगह पे आ जाएगा तो ये सिकल सेल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, सिकल सेल, ठीक हो गया। तो वन अल्फा चेन ओनली नहीं, वन बीटा चेन ओनली नहीं, बोथ बीटा चेन बेटे इसमें आंसर आएगा। तो हम ऑप्शन बी की तरफ मूव करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी, जबकि डी हमारे पास आंसर नहीं है, उसमें वन अल्फा एंड वन बीटा चेन है। डन। चलो नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। देखो हम लोगों ने बताना है कि इसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है। प्रोलीन है नहीं। क्या हमारे पास एलानिन है? नहीं। क्या हमारे पास ग्लाइसिन है? नहीं। हमारे पास मेथियोनिन है, बिल्कुल ये सल्फर कंटेनिंग होता है ना, और सिस्टीन होता है। तो हम आंसर इसमें क्या लगाएंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, which interactions are responsible for the formation of lipid bilayer in the watery environment of the body। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड टेल्स, बिल्कुल ये होना चाहिए। ऑप्शन बी है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन फॉस्फेट हेड्स, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फैटी एसिड टेल्स, नहीं। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस बिटवीन फैटी एसिड टेल्स, नहीं। तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे बेटे, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन फैटी एसिड टेल्स। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फंक्शन नहीं, क्या ब्लड क्लॉटिंग है? डेफिनेटली बेटे ये हमारे पास है, और इसमें आप लोगों ने डिफरेंट प्रोटीन्स पढ़ी हैं, जिसमें आप एक प्रोटीन डिस्कस करते हो फिब्रिनोजन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन होती है, फिब्रिनोजन होती है, ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये बेटे एंटीबॉडीज होती हैं हमारे पास, एंटीबॉडीज ये डिफेंस प्रोटीन्स के तौर पर एक्ट करती हैं। और फिर है क्रोमोसोमल मूवमेंट, बिल्कुल इसमें ट्यूब्यूलिन या माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर आपको याद हो, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटे रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो ये तो इसमें आएगा, लेकिन को फैक्टर के तौर पर हम इसको कहते हैं कि ये कभी भी प्रोटीन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम यहाँ पर चूज करते हैं। उसकी वजह ये कि को फैक्टर आपके पास हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, दैट विल ऑलवेज बी नॉन प्रोटीन। हाँ, इस नॉन प्रोटीन के अंदर फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट आपके पास इनऑर्गेनिक हो सकता है, जिसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं, और ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, जिसको हम लोग फिर उसकी अटैचमेंट की बेस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या कोएंजाइम होता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल कैविटी ऑफ द स्ट्रक्चर नॉन एज। क्या बोलते हैं हम इस कैविटी को, दैट कैविटी इज लाइक दिस। सपोज हमारे पास ये इसकी बात कर रहा है, एंजाइम है, ठीक है, और ये जो छोटी कैविटी बता रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कैविटी कौन सी होती है। बेटे इस कैविटी को हम लोग लेबल करते हैं एज एक्टिव साइट, दैट इज अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एलोस्टेरिक साइट नहीं होती। बाइंडिंग साइट इसी एक्टिव साइट का हिस्सा है, ठीक है। तो फिर सबस्ट्रेट साइट, वो सबस्ट्रेट जाके इसके साथ अटैच करता है। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज एक्टिव साइट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज फर्दर डिक्रीज। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं।
ऑप्शन बी है मोर सबस्ट्रेट इज कैटलाइज्ड इन सर्टेन टाइम। बिल्कुल ठीक है बेटे, उसकी वजह ये है कि ज़्यादा सबस्ट्रेट आपके पास कैटलाइज होता है। वाई? जब भी आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो ना, तो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसकी बेटे जो एक्टिव साइट होती है या जिसको अटैचमेंट साइट बोलते हैं वो भी बढ़ जाती है। और अगर ये बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे जाके अटैच होंगे एंड देयर विल बी द मोर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। एंजाइम एफिशिएंसी इंक्रीजेज, ऐसा हरगिज नहीं है। एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसकी एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हाँ फ़कत ये होता है कि वो एक्टिव साइट बढ़ जाती हैं। रिस्क ऑफ डीनेचरेशन डिक्रीजेस, नहीं बेटे ये भी नहीं है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ दीज एंजाइम नीड मोस्ट अल्कलाइन कंडीशन फॉर ऑप्टिमम वर्किंग? सबसे ज़्यादा आपके पास किसको रिक्वायर्ड होता है? तो आप लोगों ने याद किया था एक टेबल दैट वाज पोसेस CCPA, ठीक है, याद करो। पेप्सिन की पीएच हम लोगों ने जैसे पी से दैट इज पेप्सिन 2 होती है, ठीक है। S फॉर सुक्रेज 4.5 एंड टीरोकाइनेज 5.5 सुक्रेज, ठीक है। फिर स्लाइवरेमाइलेज सॉरी 6.8 आ जाती है। कैटालेज काइमोट्रिप्सिन 7.6 हम बोलते हैं। फिर पेंक्रियाटिक लाइपेज इसकी 9 होती है, ठीक है। और फिर आर्जिनेज 9.7 या 9.6 के राउंड अबाउट होता है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट अल्कलाइन कंडीशन किस में नज़र आ रही है? ऑप्शन डी के अंदर बेटे नज़र आ रही है। तो आंसर होगा आर्जिनेज। ओके, चलो नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। एक्सेप्शन ढूंढनी है भाई। वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स बिल्कुल हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, एटीपी हैं बिल्कुल हैं। राइबोसोमल आरएनए नहीं होते बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट बेटे बड़ा होता है, तो दे आर नॉट माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इस वजह से ये हमारे पास आंसर होगा। हाँ कोठारी बेटे क्या कह रहे हो? हाँ चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। A biochemical process which occurs within a cell to break down complex compounds to produce energy is called। क्या बोलते हैं भाई हम इसको? क्या ये रेस्पिरेशन है? बिल्कुल है बेटे, रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करता है। क्या ये फोटो रेस्पिरेशन है? नहीं। क्या ये फोटो फॉस्फोराइलेशन है? नहीं। क्या ये फोटोसिंथेसिस है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है दीज फॉर्म प्राइमरी फ्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी फ्यूल कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स ही आंसर लगाएंगे। लिपिड्स प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी हो सकते हैं। प्रोटीन्स भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड्स भी नहीं है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The correct sequence of utilization of biomolecules for the production of energy in our body is। तो देखो हमारे पास सबसे करेक्ट जो यूटिलाइजेशन सीक्वेंस है वो क्या होता है? सबसे पहले बेटे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर लिपिड्स आते हैं और लास्ट पे प्रोटीन्स आते हैं। तो सीक्वेंस तो ये सही है। चलो बाकी भी देख लेते हैं। इसमें प्रोटीन्स पहले लिख दिया, अगर प्रोटीन्स बाद में होता, लिपिड्स पहले होता तो हम इसको सही कर सकते थे। यहाँ पे लिपिड्स ही पहले लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर प्रोटीन्स पहले लिख दिया, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास सही क्या बन रहा है? ऑप्शन ए बन रही है बेटे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आप सबसे पहले यूज करते हो, फिर लिपिड्स यूज करते हो, फिर प्रोटीन्स यूज कर रहे होते हो। ठीक है, दैट इज द लास्ट चॉइस कि आप जो है वो इसको यूज करो प्रोटीन को। नेक्स्ट है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो विदाउट इंपॉर्टेंट है, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू पायरोविक एसिड इज नॉन एज। हाँ जी बताओ क्या आंसर होना चाहिए? हाँ देखो ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, हम इसको और आसान कर देते हैं। वो कह रहा है कि ग्लूकोज जो है ये पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है।
किसमें? पायरोविक एसिड के अंदर। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होना चाहिए? देखो, अक्सर बच्चों के जहन में होगा कि ये हमारे पास फर्मेंटेशन कहलाता है। बिल्कुल गलत है बेटे, ये प्रोसेस तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये बेटे हमारे पास इंडिपेंडेंट है ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन हो ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम आंसर इसमें ऑप्शन ए ही लगाएंगे, क्योंकि रिएक्शन को जस्टिफाई करना है ना। लिंक रिएक्शन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं है, क्रिब साइकिल भी नहीं है। नेक्स्ट है बेटे टेबल, जिसमें ग्लाइकोजन है हमारे पास, एटीपी है, लैक्टिक एसिड है, पीएच है। आफ्टर विगरस एक्सरसाइज चेंजेस अकर इन द मसल टिश्यू कंपेयर्ड विद एट रेस्ट कंडीशन, व्हाट विल बी द चेंजेस? ठीक है, तो देखो हमारे पास चेंजेस क्या होंगी जब आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो। तो हमारे पास बेटे ग्लाइकोजन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज। तो यानी या तो ऑप्शन ए सही है या बी सही है, सी तो और डी ये दोनों निकल गए हमारे पास, ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोजन डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली एटीपी भी डिक्रीज करेगा ना, और लैक्टिक एसिड इंक्रीज करेगा, तो बिल्कुल सही है। फिर पीएच डिक्रीज करेगी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ए है ना ये ज़्यादा सूटेबल है, तो हम आंसर भी लगाएंगे ऑप्शन ए। डन, ओके बेटे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस एटीपीज आर फॉर्म्ड व्हेन प्रोटॉन मूव। देखो जब प्रोटॉन मूव करते हैं केमियोस्मोसिस में, प्रोटॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, मैंने बताया था ये ऑस्मोसिस है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और बेटे इसमें एक्टिवली मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में एक्टिवली लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया ना सिरे से। बी में भी एक्टिवली लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, यानी और ए और बी तो हमारे पास आंसर नहीं हो सकते। ये हमेशा पैसिवली होगा, और पैसिवली कहाँ से कहाँ होगा? तो बेटे ये हमारे पास पैसिवली मूव करता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखते हैं, पैसिवली फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये गलत है, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन सी। डन, चलो जी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारे पास किस किस में इन्वॉल्व होते हैं? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम लोगों ने ढूंढना है एक्सेप्ट, मतलब किस में नहीं है। टीसीए साइकिल में होता है, बिल्कुल होते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फर्मेंटेशन में होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी ही बेटे हमारे पास आंसर होगा। ओके, जाग रहे हो? जागते रहो। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ सिट्रिक एसिड, हरगिज नहीं। ठीक है, फिर है टू कंबाइन विद ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। टू कंबाइन विद कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। टू कंबाइन विद हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस वाटर, बिल्कुल सही है बेटे, पानी प्रोड्यूस होता है, और आंसर हम लगाते हैं ऑप्शन डी। डन। अच्छा एक चीज याद रखना, जिस बच्चे को पैशन है ना, मैंने पहले भी ये बात की थी, पैशन है आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, तो जिसका पैशन होता है वो कभी थकता नहीं है। तो थकना नहीं है आपने। समटाइम ऐसा होता है आपको लग रहा होता है कि आप जो है ना वो बहुत एट ईज पे जा रहे हो, वो नहीं आपने अपनी बॉडी को होने देना। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ प्लॉटेड शोइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है तो दैट डेफिनेटली गिव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
पिगमेंट स्पेक्ट्रम भी नहीं होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम इफेक्टिवनेस को शो करता है, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। कौन सा जो है वो हमारे पास बन रहा होता है? ऑप्शन ए है बेटे एटीपी ओनली, NADP2 एंड ऑक्सीजन, NADP एंड ATP, NADPH2 ATP एंड ऑक्सीजन। तो बेटे याद रखना जब भी साइक्लिक की बात कर रहे हैं ना, तो साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा होता है? ATP बन रहा होता है। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एक्सेसरी पिगमेंट्स टू मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारे पास बेटे ये कैरोटिनॉइड्स से मूव करते हैं क्लोरोफिल बी की तरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरोटिनॉइड से क्लोरोफिल ए की तरफ, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। फिर बी में लिखा है क्लोरोफिल ए से कैरोटिनॉइड्स, ये भी गलत है। फिर लिखा है ऑप्शन सी में कैरोटिनॉइड से बी फिर ए। अच्छा ये सीक्वेंस सही है, ऑप्शन डी है बी से कैरोटिनॉइड्स और ए, ये गलत है बेटे। हम आंसर लगाएंगे इसका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है बेटे दैट इज पिगमेंट सिस्टम 2 कंसर्न्ड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये 680 होता है ना, इसको फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 680 बोलते हैं। तो ये फोटोलाइसिस के साथ एसोसिएटेड है, तो आंसर तो हमारे पास यही आना चाहिए। फ्लावरिंग के साथ नहीं है, गैमीट फॉर्मेशन के साथ भी नहीं है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी नहीं है। नेक्स्ट है अबाउट डैश ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स while rest occurs in ocean, lakes and ponds। अच्छा दैट इज क्वाइट सिंपल। हम लोगों ने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 10% कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आएगा बीटा। बाकी जो होते हैं उसमें आप लोगों ने डाइटम्स पढ़े हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स पढ़े हैं, दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स या मेन एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स। तो बाकी ऑलमोस्ट 90% वही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है these compounds are commonly found in both mitochondria and chloroplast। बेटे बहुत आसान है, आप बता सकते हो क्या आंसर होगा इसका? बताओ भाई। हाँ गलत है भाई, कुछ बच्चे बता रहे हैं रुबिस्को, ये नहीं होता बेटे। क्लोरोफिल भी नहीं दोनों में होता, NADP रिडक्टेज भी नहीं होता, साइटोक्रोम्स होते हैं दोनों में, क्योंकि रेस्पिरेटरी चेन आपको दोनों में नजर आती है ना। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एसिटाइल को ए एक्यूमुलेट्स इन विच लोकेशन। कहाँ पे बेटे ये हमारे पास स्टोर हो जाता है? क्या ये साइटोसोल में स्टोर होता है? नहीं। क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है? बिल्कुल। क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भी नहीं है। तो हमारे पास आंसर की फिर क्या बचेगा? दैट इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरसेस। वायरसेस के लिए भाई ट्रू कौन सा है? पहली ऑप्शन है दे अकर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है देयर जेनेटिक मटेरियल इज RNA, मतलब जस्ट RNA, गलत है भाई ये। दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, हाँ ये बात समझ में आती है। फिर है दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ भाई लिविंग कैसे हो सकते हैं? हम तो इनको कहते हैं दैट दे आर ए सेल्यूलर। तो ऑप्शन क्या सही है फिर? दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। एक्सेप्ट यानी आपने दुरुस्त ढूंढनी है, आप सही स्टेटमेंट ढूंढनी है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ऑप्शन ए है बेटे हमारे पास दैट इज ऑल RNA वायरसेस आर रेटिरो वायरसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है, तो हम ये तो आंसर नहीं लगाएंगे। ऑल रेट्रो वायरसेस आर ऑन्को वायरसेस, क्या ये बात सही है? बिल्कुल बेटे ये भी गलत है। फिर सम रेट्रो वायरसेस कंटेन DNA, बेटे ये भी गलत है हमारे पास, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर है HIV इज अ रेटिरो वायरस, अच्छा ये ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोग जस्टिफाई करेंगे इसमें। नेक्स्ट है HIV पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड वायरल इन्वेलप, इट इज कंपोज्ड ऑफ, किसका भाई ये बना होता है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स ओनली। नहीं बेटे,
ना ये ग्लाइकोलिपिड्स के होते हैं ना ये प्रोटीन्स के होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स, और आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है भाई बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, बिल्कुल है। उसकी वजह क्या है भाई? ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये वायरस होता है, ठीक है, और वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट्स तो नहीं है, ना ही ये फैकल्टेटिव हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके चलो नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। अच्छा ये जो एक्सेप्ट है ना ये काम खराब करता है। अब ये देखो स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट बताओ अब कौन सी है, ठीक है। फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट बट एक्सेप्शन ढूंढनी है, एक्सेप्शन मतलब गलत ढूंढना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है कैप्सूल फाउंड आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। फिर है ऑप्शन सी दैट इज सेल वॉल, और इसमें म्यूरिन की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन बी है फ्लैजेला, और इसका काम अटैचमेंट शो कर रहा है। कैसा होता है? हरगिज नहीं। फ्लैजेला का काम किसके लिए है बेटे? फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ये बेटे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अटैचमेंट के लिए नहीं होता। राइबोसोम जो है इसका काम है ट्रांसलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हम क्या लगाएंगे? दैट विल बी ऑप्शन बी। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 46, द स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ डिफाइंड सेल वॉल इज, अच्छा कौन सा है जिसकी एक प्रॉपर सेल वॉल होती है? ऑन्कोवायरसेस नहीं बेटे, बैक्टीरियोफेजेस नहीं, क्योंकि वायरसेस को तो हम यहाँ पे नहीं ना लगा सकते, सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो यहाँ पर हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वायरसेस हैं, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? दैट विल बी ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट है इट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखते हैं, ऑप्शन ए है बेटे हमारे पास लिपिड्स वेरी फ्रॉम 1 to 4%। क्या ये ठीक है? ग्राम नेगेटिव में तो लिपिड ज्यादा होते हैं, 11 to 12 हैं ऑलमोस्ट। फिर टैकोइक एसिड इज प्रेजेंट, गलत है। फिर सेल वॉल इज लेस परमिएबल, ये ठीक है। फिर ओवरऑल थिकनेस कम होती है भाई इसकी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बेटे हम जस्टिफाई करेंगे, सेल वॉल इज लेस परमिएबल। नेक्स्ट है स्मॉल फिलामेंटस अपेंडेजेस स्कैटर्ड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया आर, किस में इन्वॉल्व होते हैं? आर दे इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, या आर दे इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, आर दे इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, इन्वॉल्व इन कीमोटैक्सिस। देखो जब भी स्मॉल की बात कर रहे हैं ना और फिलामेंटस की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास पेल्लाई को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक हो गया। और पेल्लाई जो हैं ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन के लिए। सो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए। डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्लाइम अराउंड बैक्टीरिया। क्या काम होता है भाई ये स्लाइम का? ऑप्शन ए देख लेते हैं, दैट इज इंक्रीजेस प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड गिव पैथोजेनेसिटी, बिल्कुल दुरुस्त है। डिक्रीजेस पैथोजेनेसिटी बट इंक्रीजेस प्रोटेक्शन, नहीं बेटे। डिक्रीजेस प्रोटेक्शन बट इंक्रीजेस फैगोसिटिक एबिलिटी, नहीं। गिव्स बेटर प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट एबिलिटी, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए। डन। चलो जी बेटे आखिरी सवाल है आज का हमारे पास, दैट इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर बैक्टीरियल राइबोसोम्स। ऑप्शन ए है दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, अच्छा बिल्कुल ठीक है। ये दे आर फैक्ट्रीज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर है दे आर अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। फिर है दे हैव प्रोटीन्स इन एडिशन टू डीएनए, ये गलत है क्योंकि डीएनए नहीं आना चाहिए, डीएनए की जगह पे यहाँ पर क्या होता है? आरएनए होता है। और सही आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है बेटे। इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन जो है दैट कम्स टू एन एंड।